गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेस में आशुतोष कुमार। आप सभी को क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले हम 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को हम दे चुके हैं, यानी 2 लेक्चर आप लोगों का इससे पहले हम दे चुके हैं। ठीक है, थोड़ा हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का हम थोड़ा सा आप लोगों को बैकअप हम दे देते हैं पीछे का, कि क्या हम पढ़ाए थे और कैसे हम उसको आगे बढ़े थे। सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन समझे थे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या समझे थे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि एक नए सब्सटेंस के रिएक्शन के द्वारा एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और जो नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टीज है वो रिएक्टेंट प्रॉपर्टीज से क्या होता है, थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास 2 टर्म आते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसको हम केमिकल चेंज पढ़े थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सेबल होता है, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स में 4-5 टर्म्स हम लोग डिस्कस किए थे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है टेम्परेचर में भी चेंजिंग आती है। कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े हैं टाइप्स, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेज होता है। जब भी कोई मेटल के साथ हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, या मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस भी होता है। उसी तरह से चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट है कि सॉलिड लिक्विड रहा तो प्रोडक्ट आपको गैस में हो जाए, या रिएक्टेंट आपका गैस में है तो प्रोडक्ट हो सके लिक्विड में हो जाए। ठीक है, तो चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। उसे चेंज ऑफ कलर में भी चेंजिंग के बारे में पढ़ाए थे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स के बारे में, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन पढ़े थे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग वर्ड इक्वेशन के से हम लोग लिखते हैं, बेस पे लिखते हैं, जबकि उसी वर्ड इक्वेशन को जब हम लोग सिंबल या फार्मूला के आधार पर उसको अरेंज करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सिंबल एलिमेंट के लिए और फार्मूला कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे कैसे, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन में से। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग करेंगे। एरो के इस साइड आपका रिएक्टेंट होगा, एरो के इधर प्रोडक्ट होगा, और हर 2 एलिमेंट के बीच में प्लस साइन देंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपको कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, उस सब कहाँ मेंशन करेंगे, एरो के पास, एरो के ऊपर हम लोग लिखेंगे। इस तरह से केमिकल इक्वेशन भी 2 तरह का होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होता उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या होता है, फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है। इतना बात हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, यानी कल तक हम लोग इतना पढ़े थे। आज हम लोग का हेडिंग दिया हुआ है, आप देख रहे हैं आप सभी बच्चे, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, यानी कोई भी केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस किसे करना है, बैलेंस 2 तरह का केमिकल इक्वेशन आपके पास है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो किसको बैलेंस करेंगे हम लोग, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी एटम के पास कुछ ना कुछ मास होता है। उसके मास को बराबर करने के लिए, मास को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जो भी आपका रिएक्शन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है, फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हो गया कि मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, मास ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में सभी एटम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मास भी इसका इक्वल हो जाता है। जबकि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो जब नंबर ऑफ एटम्स आपका अनइक्वल है तो मास भी क्या हो गया,
अनइक्वल है, मास भी आपका अनबैलेंस्ड है। तो मास को बैलेंस करने के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम यहाँ से डिफिनेशन लिखेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन है क्या। तो लिखिएगा, द प्रोसेस by which number of atom of each element on both side on the both side का मतलब हो गया reactant and products on the both sides in a chemical equation are made equal is called balancing of a chemical equation। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन समझ के, यानी नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपका इक्वल है, यानी ए प्लस बी मान लीजिए है और एरो का और सी प्लस डी है, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए एंड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी एंड डी। अगर ये दोनों बराबर हो तो इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन समझेंगे। ठीक है, देखिएगा, इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो बात अभी बोले वही लिखना है कि बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, बराबर होता है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element on both on both sides should be equal, each element contain atomic mass। प्रत्येक एलिमेंट के पास क्या होता है, मास होता है। तो सो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मास ऑफ सी मास ऑफ डी, और ये पूरा बराबर है, सभी का मास बराबर है, तो इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड है। ये इक्वेशन किस चीज को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कहता है। और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कोई फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन कैसा हो गया आपका, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया बात समझ कि नहीं आया?
मास को बराबर करने हैं, मास को बराबर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इक्वेशन मेरा कैसा है, बैलेंस्ड है। इक्वेशन मेरा क्या है, बैलेंस्ड है। क्लियर है यहां तक? अब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे हम बैलेंस करेंगे, लिखिएगा हाउ आर केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने के लिए एक कोफिशिएंट यूज करते हैं। कोफिशिएंट यानी इसको संख्या का यूज करते हैं। उस संख्या की मदद से क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, लिखिएगा केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड by using कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, कोई नंबर है। कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, कोई नंबर, कोई संख्या है, ठीक है। प्लेस्ड बिफोर, कहाँ इसको रखते हैं, यूज करते हैं बिफोर सिंबल, यानी कोई एलिमेंट रहेगा तो सिंबल ही हो गया वो, एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहाँ यूज करेंगे, कोफिशिएंट का यूज करते हैं बिफोर सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। याद रखना किसका यूज करेंगे, कोफिशिएंट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस कॉमन मेथड्स for balancing the chemical equation are heat and trial मेथड। कौन से मेथड से हम लोग बैलेंस करते हैं उसको, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के मदद से हम लोग इसको कैसे बैलेंस करते हैं इक्वेशन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia। ठीक है, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो पहले इस बातें को हम लोग को क्या करना है, यहाँ से हमारा आंसर है सॉल्यूशन। इसको हमको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में स्केलेटल होता है,
स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना। इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, स्केलेटल में। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ हो जाएगा और नाइट्रोजन N2 हो गया, एरो का साइन देंगे और ये हो गया अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। ये हो गया हमारा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ये भी हमारा गैस है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हेरी देंगे, कैसे इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ये हो गया हमारा RHS, ये हो गया हमारा LHS। इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे और इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं एलिमेंट, क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट, ठीक है। LHS एलिमेंट में हमारे पास दो ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3, इधर नाइट्रोजन कितना है, 1। अब देखिए यहाँ कितना है, नाइट्रोजन है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1। क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉफिशेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉफिशेंट। जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आपका क्या है, कॉफिशेंट है। तो हम क्या बोले थे कि केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड बाय यूजिंग कॉफिशेंट। कॉफिशेंट आपको दिख रहा है यहाँ से, किसी भी सिंबल या फॉर्मूला थे, यहाँ फॉर्मूला के पहले हम क्या करना है, कॉफिशेंट का यूज कर रहे थे। 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे हमको संख्या यूज नहीं करना है, 2 × 1 ही लिख देते इसको। दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या है, बराबर है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो 3 × 2 = 6 हो गया। और इधर हो गया हमारा 2 × 3, इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हम लोग समझ गए। इसको पेज को अभी यहीं पे रखा जाए। चलिए अब हमारा जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है। क्या लिखना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताइए, अब बताइए इस साइड LHS साइड हाइड्रोजन को कितना से मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से। तो लिखिए हाइड्रोजन को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया। RHS साइड नाइट्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई किया, 1 से। तो सिर्फ कुछ नहीं लिखेंगे, 1 को लिखा नहीं जाता है। चलो दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से हम लोग मल्टीप्लाई किए किसको, RHS। RHS साइड क्या है आपका, अमोनिया है, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई क्या बराबर किया, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, बिल्कुल बैलेंस हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, आयरन फिल्म्स रिएक्ट विद स्टीम टू गिव सॉलिड आयरन थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये आपका वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है।
इस वर्ड इक्वेशन से हमको पहले ये पहचानना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो जैसा पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था, इस बार हम आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, देख लीजिए। गिव के बाद जो भी आपके पास कंपाउंड आपको दिखेगा वो सभी कंपाउंड क्या कहलाएगा, आपका प्रोडक्ट कहलाएगा। ये सब क्या आपका प्रोडक्ट है। और गिव से पहले जहाँ तक है ये सब आपको क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में, स्केलेटल केमिकल। तो आयरन दिया हुआ, तो आयरन को आयरन लिख लीजिए, सॉलिड फेज में है आयरन। स्टीम यानी वाटर गैस के फेज में, तो गैस के फेज में सिंबल दे दीजिए। ये हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट दे दिया। सॉलिड आयरन थर्ड तो हो गया Fe3O4 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसकी वैलेंसी है, 3 यहाँ दे दिया। सॉरी ये सॉलिड स्टेट में है, जरूरत नहीं है। और ये हाइड्रोजन है, दिखाइए गैस फेज में है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHS बोलेंगे। प्रोडक्ट को RHS बोलते हैं और रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे आगे, क्या करना है, क्वेश्चन को बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट में लिखिए उसको। ये हमारा एलिमेंट है, दे दिया हुआ, इधर एलिमेंट लिखेंगे और इधर हमारा क्या देंगे, इधर ये हमारा LHS हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा RHS। एलिमेंट में जो है दे देते हैं, आयरन है हमारे पास, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आयरन LHS तरफ कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ये 1 है। इधर आयरन कितना है, 3, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 4। अब इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ इधर आयरन कितना है, 1, इधर आयरन कितना है, 3। तो इसको 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमको 3 मिल जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो गया। वेरी गुड। इधर ऑक्सीजन कितना है, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन कितना है, 4। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 4 हो गया। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर के साथ है, मैंने हाइड्रोजन के साथ है, तो हाइड्रोजन पहले से आपके पास कितना था, 2 था, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। तो अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, 2 × 4, ये 8 हो गया। इधर हाइड्रोजन राइट में कितना है, 2, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 8। अब मेरा तैयार हो गया यहाँ से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या तैयार हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आयरन पहले जो है उसको लिख दीजिए, आयरन और वाटर। वाटर क्या है, गैस फेज में था, और यहाँ हमारा Fe3O4 है, ये हमारा सॉलिड फेज में है, और H2 गैस। आयरन को किससे मल्टीप्लाई किए, कितना से मल्टीप्लाई किए, 3, तो 3 दे दीजिए। ऑक्सीजन 4 दे दिए, 4 दूना 8, तो 8 हो गया। अब डायरेक्ट यहीं इधर ही मल्टीप्लाई किए, ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो छोड़ दो। कहाँ मल्टीप्लाई किए, 4 से, किसमें, हाइड्रोजन में, 4 आयरन। इस तरह से हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 3 आयरन 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका एक टॉपिक बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके साथ आपके पास वर्क जो है वो आपके पास पहुंच चुका है। वर्क क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो हम देखते हैं उस पर आपको पूरा बैलेंस करने का जो दिया हुआ है एक्सरसाइज, उसको आप लोग सोल्व करेंगे। जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आएगा, जहाँ कहीं लगेगा कि मुझे नहीं बन रहा है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो
आप लोग घर पे जाके खूब पढ़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।